हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, हम लोग यूपी बोर्ड का भौतिक विज्ञान का सिलेबस हिंदी माध्यम से कवर कर रहे हैं और इसके क्रम में आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आवेशों का गुण क्या होता है, आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। बच्चों, इसके पहले 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है कि आपका पहला चैप्टर का क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वैद्युत आवेश तथा जो क्षेत्र होता है वो उसकी प्रस्तावना क्या होती है, उसके बारे में क्या पढ़ना है, आवेशों का इतिहास क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। और हम वस्तुओं को आवेशित कैसे कर सकते हैं, आवेशन की विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज जो नया टॉपिक है वो आवेशों का गुण तथा आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर होने वाला है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना लोगों के पास शेयर कीजिए। तो चलो बच्चों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो बच्चों आवेशों का गुण होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज होगा, और दूसरा जो टॉपिक होगा आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर होगा। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ेंगे आवेशों का गुण, मतलब कि आवेश कौन कौन सा गुण रखते हैं। तो बच्चों, जो आवेश मुख्यतः 5 गुण रखते हैं, पांचों को पहले देख लीजिए, उसके बाद एक एक करके हम समझेंगे। तो जो आवेशों का पहला गुण होता है बच्चों, वो ये होता है कि सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बच्चों, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यह पहला गुणधर्म होता है। दूसरा जो गुणधर्म होता है आवेशों का वो ये होता है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को, अब ये प्रतिकर्षित करते हैं तो बच्चों क्या करेंगे, विजातीय आकर्षित करेंगे। तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों, सबसे पहले इन दोनों आवेशों के गुण को हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों देखो, जो पहला गुण लिखा गया है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसका मतलब क्या है? सजातीय मतलब क्या? एक ही प्रकार के आवेश। सजातीय का मतलब क्या है? समान आवेश। जैसे बच्चों मान लीजिए कि एक हम पॉजिटिव चार्ज ले लें और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ले लें, तो इन दोनों को सजातीय आवेश कहा जाएगा और दोनों समान चार्जेज है, इसलिए ये एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे, टच नहीं होंगे। ये वाला आवेश इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये वाला आवेश इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो हम कह सकते हैं सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसे ही निगेटिव और नेगेटिव चार्ज ले लें, ऋणात्मक आवेश भी अगर ले लें, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? प्रतिकर्षित ही करेंगे, क्योंकि ये भी सजातीय हो गए। हाँ, तो बच्चों निगेटिव आवेश जो होता है निगेटिव के ही जैसा है, इसलिए इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ऐसे ही बच्चों अगर 2 विजातीय आवेश का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, एक नेगेटिव चार्ज ले लो, एक पॉजिटिव आवेश, एक धनात्मक चार्ज, एक ऋणात्मक चार्ज। तो बच्चों इन दोनों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये वाला जो आवेश है इसको अपनी तरफ खींचेगा इधर की तरफ कि आ जाओ मेरे पास, ठीक है, और ये वाला जो आवेश है इसको अपनी तरफ खींचेगा कि आ जाओ मेरे पास। दोनों क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट करने लगेंगे, एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? आकर्षित करने लगेंगे। तो हम कह सकते हैं सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। वैसे ही तीसरा जो मुख्य प्रॉपर्टी है वो क्या है बच्चों? हम उसको देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है, तीसरा गुण, कि आवेश संरक्षित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। आवेश संरक्षण का मतलब क्या है? किसी भी चीज का संरक्षण का मतलब क्या है? जिस चीज का भी संरक्षण होता है बच्चों ना, उसको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना तो उसको बना सकते हैं, केवल उसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं बच्चों,
ठीक है। तो जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको बताया गया होगा कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उसको क्रिएट किया जा सकता है, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, ठीक है ना। तो वैसे ही हम कह सकते हैं आवेश को भी ना हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, न आवेश को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न तो आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। इसको केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो जैसे बच्चों आपको बताया गया था कि कोई भी चीज आवेशित कैसे होता है, तो बताया गया था कि अगर कोई एक परमाणु है तो एक परमाणु से मान लीजिए कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, इसमें भी मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर बच्चों सपोज कीजिए कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हो गए, चले गए, मान लीजिए कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें निकल के चले जा रहे हैं, तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल कर चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, अधिक हो गया, तो 5 2 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 ही प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 प्रोटॉन कट जाएगा, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसमें 10 प्रोटॉन हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 8 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हम उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को हम नष्ट नहीं कर रहे हैं, केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हो जा रहा है, स्थानांतरित हो जा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। ये तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, आपको केवल इन प्रॉपर्टीज को याद रखना है और बस समझ लेना है, इसके बाद कुछ लिखना नहीं है। आपको जो लिखना है वही यही बात लिखना है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं। और जो चौथी प्रॉपर्टी है, चौथा जो गुण है बच्चों वो ये है कि आवेश योज्यता नियम का पालन करते हैं। आवेश योज्यता नियम का पालन करते हैं, योज्यता नियम का पालन करते हैं, याद कर लो बच्चों। अब योज्यता नियम का पालन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसको हम देख लें। तो योज्यता नियम का पालन क्या है बच्चों, इसका मतलब यह है कि किसी भी वस्तु या किसी भी बॉडी पर उपस्थित कुल आवेश को, मतलब किसी भी बॉडी के कुल आवेश को, मान लीजिए कि इसके ऊपर कुल आवेश कितना है, Q है, इसके अंदर विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय रूप के रूप में लिख सकते हैं। मान लो कि बच्चों ये एक कोई निकाय है, कोई एक बॉडी है, कोई एक सिस्टम है, और यहां पे Q1 आवेश है, इस भाग में Q2 आवेश है, इस भाग में -Q3 आवेश है, यहाँ पे Q4 आवेश है। इस तरह से विभिन्न भागों में विभिन्न आवेश है। तो बच्चों आप क्या कहेंगे, ये एक ही किसी वस्तु का ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, तो इसका आप ये नहीं कहेंगे कि इस पार्ट पे इतना Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है, यहाँ पे Q4 आवेश है। बच्चों हम ये कहेंगे कि इस पूरे पिंड पे जो आवेश है वो किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2, जो जिस साइन में है वैसे लिख देते हैं बच्चों, -Q3 प्लस Q4, जैसा हो, अगर मान लो डॉट 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 Qn हो, ऐसे ही इसमें मतलब कि बहुत सारे चार्जेज हो, तुम डॉट 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 Qn हो, तो अब यहां पे डॉट 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 क्या लगा सकते हैं, Q1 आवेश लिख सकते हैं। और इसको हम आवेशों का क्या कहते हैं, योज्यता नियम कहते हैं। और आवेशों का योज्यता नियम का मतलब क्या है बच्चों, कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके अंदर उपस्थित विभिन्न भागों में आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके अंदर विभिन्न भागों में प्राप्त विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, आवेशों का योज्यता नियम कहते हैं। तो ऐसे ये आवेशों का आवेश योज्यता नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों। और अंतिम गुण होता है आवेशों का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों ये देखिए क्या होता है, पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो ये है, आवेशों का क्वांटीकरण होता है। बच्चों आवेशों का क्वांटीकरण होता है, आवेशों का क्वांटीकरण होता है। करण होता है।
अगर बच्चों कुछ लोग इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इस सबको बोल देते हैं कि सेम चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, चार्जेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। तो आप चाहें तो इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब ये क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है? आवेशों का क्वांटीकरण होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई दो बर्तन रखे गए हैं, एक बर्तन में चीनी रख दिया गया है और एक बर्तन में क्या रख दिया गया है? दूध रख दिया गया है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा, इसमें दोनों पदार्थों में कौन सा क्वांटाइज्ड है, किसका क्वांटीकरण किया जा सकता है? क्वांटीकरण का सीधा मतलब होता है गिनती बच्चों, किसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो उस चीनी के दाने को एक एक करके हम क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं, लेकिन दूध को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। तो जिसको गिन नहीं सकते हैं, जिसमें इतना डिफरेंस नहीं है, वो क्वांटाइज नहीं हो सकता है। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या होता है? क्वांटाइज होता है। उसको हम कहते हैं कि आवेश क्वांटीकरण, आवेशों का क्या होता है? क्वांटीकरण होता है। इसका मतलब आवेशों को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको पैसा काउंट करना होता है, तो आप क्या बोलते हैं? 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज। लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों? रुपीज। मतलब कि आपके पास जितना पैसा है वो 1 रुपया के रूप में क्या है? क्वांटाइज्ड है। अब 50 पैसा तो चल नहीं रहा है, इसलिए जो भी पैसा है उसको 1 रुपया के रूप में हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, वैसे ही हम कहेंगे कि आवेशों का कैसे क्वांटीकरण होता है, आवेश वो किसके आवेश के रूप में लिख सकते हैं? तो इसी तरह से हम कह सकते हैं आवेशों का क्वांटीकरण होने का मतलब क्या है कि किसी भी पिंड पर उपस्थित कुल आवेश को, मान लीजिए कि कोई पिंड है, इस पे कोई Q आवेश क्या है? उपस्थित है। तो किसी भी पिंड पर उपस्थित कुल आवेश को इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, और इंटीग्रल मल्टीपल को ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण गुणज कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आवेश होगा तो उसका सबसे छोटा जो टुकड़ा होगा वो कौन सा टुकड़ा होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है। तो बच्चों अगर मान लो कि अगर कहीं से भी किसी भी वस्तु में जो आवेश जाता है, मान लो कि एक कोई परमाणु है, एक पहला ये फर्स्ट परमाणु है, दूसरा परमाणु है। अब मैं कहूं कि पहले दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, पहले दोनों पे कोई आवेश नहीं था। अब मान लो कि इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। कितना इलेक्ट्रॉन चला गया बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे कितना आएगा? 10 नेगेटिव चार्ज। 10 क्या हो जाएगा? 10 नेगेटिव चार्ज। और इस पे कितना हो जाएगा? 10 पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कहीं चार्ज दिया गया है किसी बॉडी पर, तो किसके रूप में होगा? मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन गया तो उस पे, इस बॉडी पर चार्ज कितना हो जाएगा? -1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, 2 गया तो -2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर चला गया। ऐसे ही n गए तो इस पे कितना आवेश आएगा बच्चों? अगर n इलेक्ट्रॉन इससे निकले तो कितना आवेश आ जाएगा? 1 गया तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, 2 गया तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। मतलब 1 गया तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, 3 गया तो 3 गुणे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है। तो हम बच्चों लिख सकते हैं ना कि अगर n इलेक्ट्रॉन इससे गए हैं तो जिस बॉडी पर जो आवेश आया है वो, उस आवेश को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर n इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है तो इस बॉडी पर कितना आवेश आया होगा? n इंटू ई के बराबर। तो किसी भी बॉडी पे जो आवेश आता है उसको हम इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ये E मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। E का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है बच्चों वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। 1.6 इंटू -19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है, और जो प्रोटॉन पे आवेश होता है बच्चों वो क्या होता है? इतना ही होता है। लेकिन ये आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश नेगेटिव और प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो आप यहां पे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी
पिंड पर या किसी भी वस्तु पे जो आवेश होता है उसको इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि किसी भी वस्तु पे जो आवेश होगा उसको अगर निकाला जाएगा तो उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तीन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, चार इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मतलब इस यन का मान मतलब एक, दो, तीन, चार, कुछ ऐसे ऐसे यन तक हो सकता है। ये मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम लिख सकते हैं, ऐसे यन ई तक हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन किसी भी वस्तु पे जो आवेश होगा वो ऐसे नहीं लिखा जा सकता है बच्चों की 3/5 इलेक्ट्रॉन, 1/2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन के पार्ट वाइज करके हम उस पर क्या कर दें, लिख दें। मतलब कि कोई किसी भी वस्तु पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। या तो एक इलेक्ट्रॉन, दो, तीन, चार, ऐसे करते करते कितने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पे होंगे बच्चों, ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे उतना उस पे आवेश क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। बच्चों अभी तक जो हम पढ़े हैं इन किताबों में, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनों को भी तोड़ा जा सकता है क्या, इससे भी इलेक्ट्रॉन को भी, जैसे कि आप इसके पहले पढ़े थे कि परमाणु ही सबसे सूक्ष्मतम रूप होता है। लेकिन उसके बाद विभिन्न परमाणु मॉडलों में पता चला कि नहीं, परमाणु के अंदर एक नाभिक भी होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। उसके नीचे के पार्टिकल के बारे में अभी तक शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो बस अब बात चल रही है कि इलेक्ट्रॉन को भी हम तोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों के भी 6 रूप होते हैं जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क। ऐसे ही 6 क्वार्क्स जो होते हैं, वैसे हम उसको क्या लिख सकते हैं टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क। इस तरह से हम 6 क्वार्क्स को लिख सकते हैं। लेकिन अभी इसका कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप समझे कि इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा रूप है, और किसी भी वस्तु पे जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, तो किसी भी वस्तु पर जो भी आवेश होता है उसको इलेक्ट्रॉनों के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में लिख सकते हैं। यही आवेशों का क्वांटीकरण होता है बच्चों। ठीक है ना, यही इसका उत्तर होगा कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। तो किसी भी पिंड पर कुल आवेश को इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इस पे एक सवाल बनता है, एक और सवाल बनता है बच्चों। देखिए इस पे कई सवाल बन रहे हैं। अब और इस पे कौन सा सवाल बनता है उसको देख लीजिए कि 1 कूलम आवेश में, या कह दिया जाएगा 5 कूलम आवेश में या 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए किसी वस्तु पे 1 कूलम का आवेश है, तो Q इक्वल टू, अभी आपने लिखा बच्चों N इंटू ए। अगर कहा जाए किसी कोई वस्तु है, इस पे कितना कूलम का आवेश है, 1 कूलम का आवेश है, तो यहां पे हम लिख लेंगे 1 कूलम बच्चों, एक के स्थान पे 1 कूलम। और यहां पे इसमें कितना, अगर 1 कूलम का आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, या इनटू, अगर इसको निकाला जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये यूनिट है, यूनिट से यूनिट हट जाएगा। n अगर हमें निकालना है तो बच्चों n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर ये चीज इधर चला आएगा तो 1/, में ये नीचे चला आएगा, 1/, में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 के पावर माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, +19 और बटे में 1.6। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/, में 1.6 इंटू 10 के पावर 18, एक 10 निकल गया इससे, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 19 को 10 गुणे 10 के पावर 18 भी लिख सकते हैं, 10 के पावर 19 को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको लिखेंगे तो कितना इसकी वैल्यू हो जाएगी, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब किसी बॉडी पे कहा जाए कि इस पे अगर मान लीजिए कि ऐसे दिया गया है, माइनस होगा तभी तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, तो -1 कूलम का चार्ज है तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, और इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस होता है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो इस माइनस से माइनस हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। जनरली ऐसा माइनस देता नहीं है, आप जैसे बताया गया वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नेगेटिव में थोड़ा ना हो सकती है। अब जिसमें डेफिशिएंसी होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब कि क्या, उतना इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, हो गया है, कम हो गया है। नेगेटिव चार्ज
बाहर जाने का मतलब क्या, उतना इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर कर गया है। तो ये अब नेगेटिव चार्ज में तो दोनों जगह नेगेटिव कर लीजिए, इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन उस वस्तु में क्या हो गई है, एंटर हो गए हैं, इसलिए उस पर जो आवेश आ गया वो कितने कूलम का आ गया है, 1 कूलम का आवेश आ गया है। तो अगर पूछा जाए कि 1 कूलम आवेश का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 1 कूलम आवेश का मतलब 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर किसी वस्तु में एंटर करेंगे तो उस पर कितना कूलम का आवेश आएगा, 1 कूलम का आवेश आएगा। बच्चों क्लियर है? तो ये बात आप समझ चुके होंगे। अब इसमें अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक होगा इसी लेक्चर में आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। बच्चों आवेश तथा द्रव्यमान में क्या अंतर होता है ये पहले ही मैं लिख दिया हूं, इसलिए बच्चों क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो पहले अब आप यहां पे समझ लीजिए कि द्रव्यमान तथा आवेश में क्या अंतर होता है। तो बच्चों ये इधर आवेश लिखा गया है, इधर द्रव्यमान लिखा गया है, और देखिए इस द्रव्यमान और आवेश में क्या, इस द्रव्यमान और इस आवेश में क्या विशेष अंतर होता है। तो जो पहला अंतर होता है बच्चों वो ये होता है, प्रत्येक आवेश के पास द्रव्यमान होता है लेकिन प्रत्येक द्रव्यमान के पास आवेश नहीं होता है। बच्चों आप देखिए जो भी आवेशित कण है, कोई कण ही तो आवेशित हो सकता है, कोई कण ही, तो कण ही आवेशित होगा तो कण के पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा। लेकिन सारे कणों के पास द्रव्यमान, सारे द्रव्यमानों के पास आवेश है क्या, तब तो हर एक चीज आवेशित रहता, सब चीज आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगने लगता। बच्चों जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उस पर धन आवेश आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है उस पर ऋण आवेश होता है। तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगा वही कण न आवेशित होगा। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो गए बच्चों, मान लीजिए कि इसमें कोई एक आपका परमाणु है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो इस पे कोई आवेश होगा क्या बच्चों, नहीं होगा, क्योंकि 10 आवेश और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये जो द्रव्यमान होता है, कुछ द्रव्यमानों पर जो आवेश है, कुछ द्रव्यमानों पे आवेश होता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, वहां पे आवेश नहीं होता है। तो ये पहला अंतर था। अब दूसरा अंतर क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए। अभी इसके पहले आवेशों के गुण में आपने पढ़ा था कि आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। इसका मतलब कि आवेश को न तो हम नष्ट कर सकते हैं, न तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं, उसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अब ये द्रव्यमान ऊर्जा में बदला जा सकता है, मतलब कि द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित नहीं होता है, द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता रहता है और ऊर्जा द्रव्यमान में बदलता रहता है। ये कैसे पता चला, आइंस्टीन, अभी आपको सेकेंड पार्ट में इस चीज को पढ़ना है, द्रव्यमान ऊर्जा ये रिलेशन, उसमें लिखेंगे E=mc²। इस फॉर्मूले को आप लोग जानते होंगे बच्चों। तो इसमें ये c प्रकाश की चाल है, ये तो कांस्टेंट होती है, लगातार E, अगर किसी चीज का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, मतलब कि ऊर्जा द्रव्यमान में रूपांतरित होता रहता है, द्रव्यमान ऊर्जा में रूपांतरित होता रहता है। इसलिए हम द्रव्यमान हम हमेशा कंजर्व नहीं होता है बच्चों, मतलब कि आवेश तो कंजर्व होता है, आवेश तो संरक्षित होता है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। इसको ऊर्जा में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अभी आपने पढ़ा कि आवेश जो होता है इसको क्वांटाइज किया जा सकता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन के आवेश के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अभी तक ब्रह्मांड में, विश्व में कोई वैज्ञानिक नहीं बताया कि द्रव्यमान का सबसे सूक्ष्म रूप क्या है। अभी भी माना जाता है कि जो सबसे छोटा से छोटा पाई, मेसान, ये सब जो कण होते हैं उनको भी हम उससे भी छोटे रूप में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं बच्चों। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान क्वांटाइज्ड नहीं है, अभी उसका सबसे छोटा रूप नहीं मिला है। तो अगर जब तक नहीं मिला है तब तक हम यही कहेंगे कि अभी उसका क्वांटाइज हो सकता है जब उसका सबसे छोटा रूप मिल जाए तो, ठीक है। तो आवेश क्वांटाइज होता है, द्रव्यमान का अभी तक सूक्ष्मतम रूप नहीं मिला है, तब तक हम उसको अभी क्वांटाइज नहीं कह सकते हैं। त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। बच्चों बताया था आपको पहले ही दिन कि जो 8वां हमारा अध्याय होगा, 8वां चैप्टर होगा, उसमें हमें यही पढ़ना है कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो त्वरित आवेश होते हैं, जिनकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है, उससे एक ऊर्जा हमें बार बार निकलता रहता है, एक तरंगे निकल रही होती हैं, उसे कहते हैं विद्युत चुंबक तरंगे।
उसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो त्वरित आवेश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, जबकि त्वरित मास ऐसा कोई रेडिएशन नहीं, कोई भी तरंग नहीं प्रोड्यूस करता है बच्चों। तो त्वरित द्रव्यमान कोई ऐसा रेडिएशन नहीं प्रोड्यूस करता है, ये भी एक अंतर है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट अंतर यह है कि जब बच्चों कोई भी आवेश को जब मूव कराया जाता है, मतलब गतिमान किया जाता है, तो उसके आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए कि ये कोई पिंड है और इसमें 5 कूलम का आवेश है और इस पे हम मूव कराएंगे, तो इस 5 कूलम का आवेश 5 कूलम ही बना रहेगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन किसी वस्तु को अगर मूव कराई जाए तो जो उसका मूविंग मास होता है, अगर किसी वस्तु को गतिमान किया जाए तो जो उसकी गति की अवस्था में है, जब हम खड़े हैं तो हमारा जो मास होगा और हमको किसी वेलोसिटी से क्या कर दिया जाए, गतिमान कर दिया जाए, तो जो गतिमान द्रव्यमान होता है वो स्थिर द्रव्यमान से ज्यादा होता है बच्चों। तो ये गतिमान द्रव्यमान है, मतलब कि ये गतिमान है, और यम नॉट का मतलब क्या है कि स्थिर द्रव्यमान है। तो गतिमान द्रव्यमान और स्थिर द्रव्यमान में क्या रिलेशन होता है, अगर कोई वस्तु, मान लीजिए बच्चों ये कोई वस्तु है, इसको भी वेलोसिटी से हम क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, और इसका पहले इनिशियली जब तक हम इसको मूव नहीं करा, रेस्ट में है, तो इसका मास कितना है, m नॉट है। और जब इसको मूव कराने लगेंगे v वेलोसिटी से, तो इसका मास अब कितना हो जाएगा, v वेलोसिटी से अगर ये मूव करने लगेगा तो इसका मास कितना हो जाएगा, m। तो इन दोनों में रिलेशन होता है m इक्वल्स टू m नॉट, मतलब कि स्थिर अवस्था में उसका द्रव्यमान बटे में अंडर रूट एक माइनस v स्क्वायर बटे में c स्क्वायर। ये v मतलब जिस वेलोसिटी से इसको, जिस वेग से इसको क्या किया जा रहा है, गतिमान किया जा रहा है, और c किसकी चाल है, प्रकाश की चाल है। तो आपको पता रहेगा, मान लो कि कोई चीज स्थिर है तो आप उसका मेजर कर सकते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना है, 5 kg है। मान लो कि हमारा द्रव्यमान 70 kg 80 kg है, मान लीजिए मेरा द्रव्यमान कितना है, 80 kg है। तो हम अपने द्रव्यमान में अगर मुझे 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कराया जा रहा है, तो हमारा जो मूविंग मास कितना हो जाएगा, अगर उसको निकालने के लिए कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, हमारा मूविंग मास कितना होगा, हम कैसे निकालेंगे, अपना 70 किलो यहाँ पे, 80 किलो यहाँ पे वजन हम क्या कर देंगे, रख देंगे, और एक माइनस, और मान लीजिए हमें 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पर मूव कराया जा रहा है, तो यहाँ 50 लिख देंगे, 50 का स्क्वायर, और बटे में प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 का स्क्वायर लिख देंगे। बच्चों अगर इसको काउंट कर लिया जाएगा तो ये जो मूविंग मास होगा, कभी भी ये जो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो हर होगा वो 1 से कम हो जाएगा, और 1 से कम होगा तो कभी भी इस पूरे जो फ्रैक्शन का जो मान होगा, पूरे भिन्न का जो मान होगा, वो कभी भी 80 से ज्यादा आने वाला है। कभी भी इसका जो मान होगा वो किससे ज्यादा आएगा, 80 से ज्यादा आएगा। यानी कि मूविंग मास, किसी भी वस्तु का जो मूविंग मास होता है वो क्या हो जाता है, मूविंग द्रव्यमान, गतिमान जो उसका द्रव्यमान होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो किसी भी वस्तु को अगर हम गतिमान करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो ये रहा आज का वीडियो बच्चों। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, IIT JEE नीट के लिए वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसके पहले भी, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैं कुछ सवाल आपको बताया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे बच्चों। बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, जिस बोर्ड के लिए आप पढ़ रहे हैं, कूलॉम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो चौथा लेक्चर होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप उसको मैं कल बनाऊंगा और आपके पास भेजूंगा। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। और बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए। बच्चों बाय बाय, टाटा।